बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताओ। सब बढ़िया सर, आप बताओ। ऑल गुड। यस सर। और बताओ, आधे बच्चे कह रहे हैं सर मैच भी शुरू होने वाला है, क्या पढ़ाने चले आए हो? अबे टॉस कौन जीता मैं तुझे कैसे बताऊं? मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तू मुझे बताना टॉस कौन जीता। कौन होगा? चलो, अपन क्या पढ़ रहे थे भाई? सर वेव्स वेव्स पढ़ रहे थे, राइट? और वेव्स में हमने शायद लास्ट अपना जो डिस्कशन हमारा हुआ था वो हुआ था वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग का, राइट? हाँ सर, उसके दो Yes, sir. उसका टेंशन के साथ का रिलेशन हमने दोनों तरीके से ड्राइव करा। हाँ, हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग होगी तो क्या होगा, वर्टिकल होगी तो क्या होगा, रिमेम्बर? यस सर। यस सर। ओके, चलिए देखिए देखो, आपको याद है हमने वेव पे जो वेलोसिटी थी उसका एक एक्सप्रेशन भी निकाल लिया था। कितना? क्या इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी आपको बताया गया था? हाँ बता। यस सर। क्या था ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला? T by rho s। T बाई रो एस, याद है आपको इतना? यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए इधर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए साहब, हमको कहा गया कि ये एक रस्सी है और यहां पर एक रस्सी ऐसे वर्टिकली टंगी हुई है, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन का मतलब अब आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है और एल लेंथ की रस्सी है और मैंने यहां पर एक वेव पल्स क्रिएट किया गया। ये शायद डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में भी किया था आपके साथ। यस सर। एक्सेलरेटेड वेव। और अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसका मैथमेटिक्स भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहां से एक वेव पल्स क्रिएट करूं जो कि ऊपर की तरफ ऐसे ट्रैवल करेगी, क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करेगी? नो नहीं सर। ना डिसेलरेट करते हैं। जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, तो वेव की स्पीड भी बढ़ेगी, कम होगी। अरे वेव की स्पीड बढ़ेगी यार, अगर टेंशन बढ़ेगी तो वेव की स्पीड बढ़ेगी। तो टेंशन कम होगा। टेंशन कम क्यों होगा ऊपर जाते हुए? बढ़ेगा सर। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताओ, पहले तो जरा टेंशन के बारे में बात करते हैं। ऊपर जाते जाते टेंशन बढ़ेगा ही कम होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा सर। ऐसे बोल सकते हो, जैसे मान लो मैं इस रस्सी की कुछ लेंथ ले लूं x और मैं इस x लेंथ की रस्सी को ऐसे करके काटूं और इसका एफबीडी बना लेता हूं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इतने पार्ट का रस्सी का, तो इस पे देखो क्या दो फोर्सेस हैं। एक तो यहाँ क्या लग रहा है, टेंशन। और नीचे क्या लग रहा होगा इसका, mg।
नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या इस mg को मैं म्यू एक्स जी लिख सकता हूँ? क्योंकि म्यू है मास पर यूनिट लेंथ और एक्स लेंथ का मास निकालना है, तो दैट इज द म्यू एक्स इनटू जी। और इस टेंशन को इसके बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? हाँ सर। टेंशन हैज टू बी इक्वल टू म्यू एक्स जी। इस टेंशन को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये रस्सी जो है ये कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ये रस्सी हवा में टंगी हुई है इक्विलिब्रियम में। इज दैट क्लियर और नॉट? तो टेंशन क्या बता रही है? टेंशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे 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 आप एक्स बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे टेंशन बढ़ती चली जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। बेसिकली क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट की टेंशन उसके नीचे लटकी हुई रस्सी के वेट के बराबर होगी? हाँ सर। तो दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंशन, यानी कि यहाँ पे वेव पल्स की स्पीड मैक्सिमम होगी और यहाँ पे वेव पल्स की स्पीड क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम क्या? जीरो होगी यहाँ पर। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ। यस सर। क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जीरो है। एनी प्रॉब्लम? नो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एक्स पर वेव की स्पीड क्या होगी, क्योंकि इतनी बात तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि एक्स के साथ वेव की स्पीड चेंज होगी, यस और नो? तो माय क्वेश्चन इज कि किसी भी एक्स पर, मतलब यहाँ पर ये जो मेरा वेव पल्स है, ये कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा v से, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? वो निकालने की जगह म्यू एक्स जी। अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू का मतलब ये हो गया कि वहां पर उस एक्स पर टेंशन कितना है? उस एक्स पर टेंशन हो गया डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू एंड म्यू गेट्स कैंसल्ड आउट, यानी कि कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है वेव? रूट जी एक्स है। और क्योंकि ये रूट जी एक्स आया है, इसकी वेलोसिटी, इससे पता चलता है कि जो वेलोसिटी है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्स के साथ वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। दैट मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड वेव। एनर्जी की जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? v बराबर रूट जी एक्स से मैं एक चीज ये भी कह सकता हूँ कि इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स, और v स्क्वायर इक्वल टू जी एक्स का मतलब है, या आईआईटी में पूछा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है कि v और x का ग्राफ क्या होगा? इट विल बी अ राइटवर्ड्स ओपन पैराबोला। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक पार्ट और ऐड कर दूं अपनी तरफ से, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये रस्सी है, ते पूर्ण ते पाळायचं पण आहे ना, ते मळायचं पाहिजे ना, ते पण वरती आलं. राजश्री पलाव, सारी बातें आज ही करोगी या कुछ छोड़ दोगी बेटा? राजश्री सारी बातें आज ही करेगी? सर लेफ्ट कर दी उसने बेटे। हाँ भाई, ये है रासे रस्सी। बोलो, बात समझ में आती है? हमने यहाँ पर एक वेव पल्स क्रिएट किया, ऐसे ऐसे करके मैंने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया। वो डिस्टरबेंस ऊपर ट्रैवल कर रहा है। रस्सी की लेंथ कितनी दे रखी है आपको? एल। मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है? आपसे पूछा है, बताइए कितना टाइम लगेगा टू रीच टॉप, यानी कि जो डिस्टरबेंस आप यहाँ क्रिएट करेंगे, उस डिस्टरबेंस को ट्रैवल करते करते ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? इतनी सी बात पूछी हुई है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो क्या करूं मैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो टाइम होगा दैट विल बी एल बाई वी? इज दिस करेक्ट और नॉट? नो सर। नो सर। ये नहीं लगा सकते आप। डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लगा सकते, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है कि लगातार वेरी कर रही है? वेरी कर रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पहले किसी जनरल एक्स पे जाना पड़ेगा। बोलो, चले भैया किसी भी जनरल एक्स पे। यस सर। इस जनरल एक्स पे मैं एक छोटी सी लेंथ लूंगा। कितनी छोटी सी लेंथ? अच्छा, छोटी सी लेंथ dx क्यों ली है? क्योंकि इस छोटी सी लेंथ के लिए मैं वेलोसिटी ऑफ वेव को कांस्टेंट मान सकता हूं। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। तो अब बताओ, यहां पर मेरी वेव कितनी वेलोसिटी से चल रही है? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मेरी वेव कितनी वेलोसिटी से चल रही है बेटा? तो आप बताइए, ये जो वेलोसिटी है रूट जी एक्स, क्या इसको इस छोटे से dx के लिए सेम मान सकते हैं कि नहीं? तो अगर आप इस छोटे से dx को इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, तो बताइए इस dx को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? इसको ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा dt,
क्या वो dx अपॉन स्पीड दैट इज रूट gx होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और अब अगर इस dt को नीचे से लेकर ऊपर तक मैं इंटीग्रेट कर दूं, विल आई गेट द टोटल टाइम? Yes, sir. टोटल टाइम कितना लगेगा? t विल बी इंटीग्रल ऑफ dx by root g. dx अपॉन रूट gx। पहली बात, क्या रूट gx को ऐसे लिख सकते हैं? रूट x जी का बाहर आ लिमिट जाएगा। जाएगा 0 से लेकर l तक। अगर आप इसको इंटीग्रेट करिएगा 1 by root g बाहर आएगा। 1 बाई रूट जी बाहर आ जाएगा। हाँ भाई, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स होता है बेटा। 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, 0 से लेकर कहां तक? L. तो इसमें जब तुम लिमिट रखोगे तो लिमिट रख के क्या आएगा? लिमिट रख के आएगा 2 रूट एल डिवाइडेड बाई रूट जी, यानी कि कितना टाइम हो जाएगा? 2 root L by g. 2 रूट एल बाई जी। बोलिए साहब, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. कितना टाइम लगेगा हमारी वेव को कहाँ जाने में, कहाँ पहुंचने में? ऊपर तक। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, उससे तुम्हें कुछ और मजा भी आएगा। ध्यान से देखो, ये जो वेव इसके ऊपर ऐसे करके चल रही है, ऐसे करके वेव, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है कि एक्सेलरेटेड है? Accelerated. मैं आपसे पूछूं कि इस वेव का एक्सेलरेशन बताइए। क्या बताइए? मैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि पार्टिकल किससे एक्सेलरेट कर रहा है, मैं वेव का एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो बताना, अगर मुझे वेव का एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब बेसिकली एनर्जी का एक्सेलरेशन निकालना है कि एनर्जी किस रेट से एक्सेलरेट कर रही है, तो मेरे ख्याल से आप सब लोग एग्री करेंगे इसके लिए मैं वी बाई डी एक्स यूज कर सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी एक्स के साथ वेरी कर रही है। यस और नो? एक्सेलरेशन आएगा वी डीवी बाई डी एक्स। वी की जगह मैंने लिख दिया रूट जी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट जी एक्स। एनी प्रॉब्लम और नॉट? देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख लो, रूट जी इंटू रूट एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो रूट जी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। इतना सबको पता होगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, रूट जी इंटू रूट जी हो गया डी, सॉरी जी, ये आ गया जी बाई 2। कोई दिक्कत? No, sir. इसका मतलब इस पर जो वेव ट्रैवल कर रही है वो कितने एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है? d by 2. टी बाई 2 से अगर ट्रैवल कर रही है तो क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? सर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, Acceleration. वेलोसिटी एक्स के साथ वेराई कर रही है, पर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं सीधे सीधे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir. तो दूरी उसको चलनी है l, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 0, एक्सेलरेशन अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है g बाई 2, टाइम है t स्क्वायर। यहां से भी आपको t ट्वाइस ऑफ रूट l बाई जी मिल जाएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नोट करो इतना फटाफट जल्दी से। सर यही यही पहली, पहला स्लाइड है। इससे पहले कोई स्लाइड नहीं बेटा, यहीं से शुरुआत करी हमने को। यही लास्ट क्लास में यही डिस्कशन छोड़ा था ना हमने, हाँ हाँ वहीं पे हमने शुरू किया। सर ये हो गया। Sir, Done? एक मिनट. नहीं सर नहीं हुआ।
Yes, sir, done. No, wait, sir. Wait, sir. Wait, sir. सर पीछे करो। सर आपने एक्सेलरेशन ऑफ अ वेव कैसे किया? बेटा वी डी वी बाई डी एक्स निकाल दिया, वेलोसिटी एक्स के साथ वेरी कर रही है ना बेटा, हाँ सर। तो बस काइनेमेटिक इक्वेशन वी डी वी बाई डी एक्स लगा दी। क्या करूं? सर ये जो अंडर रूट जी एक्स आपने लिखा है वो हमने प्रीवियसली डिराइव किया था। v की जगह अंडर रूट जी एक्स लिखा और dv बाई डी एक्स का मतलब v का डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट जी एक्स। अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी सर। सर और ये जो हमने टाइम पीरियड निकाला वो पेंडुलम के थोड़ा सिमिलर आ रहा है, उसका कोई रीजन है कि कोइंसिडेंस ही है? नहीं, कोइंसिडेंस ही है बेटा, कोई सिमिलर नहीं आ रहा है, कांस्टेंट का फर्क है ना। हाँ सर, मतलब सिमिलर है। हाँ, वो एक अलग चीज। लिख लिया? Sir, यस एक सर। second. Done, sir. Wait, sir. Wait, sir. डन। Yes. सर हाँ बोलो। सर क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन ऑफ वेव भी कांस्टेंट ही होने वाला है। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, तो ऐसा हाँ जरूरी मतलब तो। वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हम ये बोल सकते हैं ना डायरेक्टली भी कि कांस्टेंट हो सकता है, होने वाला है। हाँ, आप जी वेराई करेगा तो ये भी वेराई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके सर। हो गया इतना? Yes, sir. हो गया हो गया। Yes, sir, done. Yes, sir.
So could you go to the previous page for 1 second? Done, sir. बढ़ू आगे? Yes. चलो हेडिंग लिखो, एनर्जी ऑफ अ वेव। एनर्जी ऑफ अ वेव। देखिए ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और मैथ्स लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, राइट। देखिए साहब, ऐसा है कि मान लीजिए ये आपकी रस्सी है, और किसी भी इंस्टेंट पर मान लीजिए जब आपने इस पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो रस्सी की शेप कुछ ऐसी हो गई, लाइक दिस। एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं इस रस्सी का कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल ले लूं, मान लो मैंने ये छोटा सा dx ले लिया, लेट अस से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल dx, तो बताओ मुझे कि ये जो छोटा सा पार्टिकल है dx, इसके पास कितने तरीके की एनर्जीज होंगी? So 2 तरीके। वाइब्रेशनल काइनेटिक। एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बोलो हाँ या ना? Yes sir. यस सर। क्योंकि भाई ये पार्टिकल वाई एक्सिस में ऐसे ऑसिलेट करता है, हाँ। Potential. और दूसरी एनर्जी कौन सी? Potential. इलास्टिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। क्यों होगी पोटेंशियल एनर्जी? सर उसका हाइट वेरी करता है, वाई कोऑर्डिनेट बदल, तो वाई कोऑर्डिनेट बदलने से क्या कह सकते हो तुम? पोटेंशियल बदलता है। बेटा वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया था ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। So tension की वजह से। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एलिमेंट दिख रहा है dx लेंथ का। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे प्रोजेक्ट करूं और ऐसे करके तुम्हें दिखाऊं, तो अपने आप देख के बताओ, ये जो dx लेंथ का एलिमेंट था, इसकी लेंथ अभी भी dx है कि चेंज हो गई है? Same हो गई है। सर डीएक्स ही होती ना। चेंज हो गई है। कितनी हो चुकी है? यानी कि बेसिकली ये जो एलिमेंट ऐसा था, इसका ऐसे इलोंगेशन हुआ है कि नहीं, शेप चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है? बोलो यस और नो। Yes sir. जो dx एलिमेंट था उसका क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? No sir. इसका मतलब ये जो dx एलिमेंट है इसका इलोंगेशन हुआ है। इलोंगेशन हुआ है का मतलब क्या है? कि कोई चीज खिंची है। अगर कोई चीज खिंची है तो उसको खींचने में वर्क किया गया होगा कि नहीं? सर खींचेगी क्यों, अगर ये नॉर्मल है कैसा बराबर स्ट्रिंग है तो इनएक्सटेंसिबल है। बेटा इतना मारेंगे ना पकड़ के, इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग पे तुम वेव क्रिएट कर लोगे। इधर देखना बेटा, ये रस्सी की जो लेंथ है और ये रस्सी की जो लेंथ है, ये बराबर लेंथ लग रही तुमको? सर पर होनी तो चाहिए, आपने तो बोला कि पार्टिकल एक्स में मूव नहीं करते हैं, तो लेंथ तो सेम ही होनी चाहिए। तो बेटा पार्टिकल एक्स में मूव नहीं करते हैं, वाई में मूव करने के लिए लेंथ चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बेटा ये एक ऐसे करके रस्सी का टुकड़ा था, ये रस्सी का टुकड़ा थोड़ी देर के बाद ऐसे हुआ, तो ऐसे होने के लिए इसे अपनी लेंथ नहीं बढ़ानी पड़ेगी? हाँ सर ठीक है। हर पार्टिकल वाई में ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो ध्यान से। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? तो देखो इधर, ये जो मेरे पास dx लेंथ का एलिमेंट था, इसकी लेंथ खींच के हो गई है dl। dl का मतलब इसको खींचा गया है। अगर इसको खींचा गया है तो इलोंगेशन हुआ है, और इलोंगेशन में वर्क किया गया होगा इलोंगेट करने के लिए। और आपको इतना पता है कि वो जो वर्क किया गया होगा, दैट वर्क वुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस एलिमेंट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? यस द क्वेश्चन रिमेन्स कि सर खींचा किसने? हमने तो खींचा नहीं इसको। इसको खींचने वाली फोर्स कौन है? एनर्जी जो दी थी उसने खींची। इसको खींचने वाली फोर्स कौन है? फोर्स टेंशन।
टीएल सेक्शन का एफबीडी बनाओगे तो ये मानते हो यहाँ पर ऐसे करके टेंशन और यहाँ पर ऐसे करके टेंशन लग रहा होगा। यस सर, तो यही टेंशन पकड़ के इस एलिमेंट को क्या कर रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है। खींच रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट के पास दो तरीके के एनर्जीज हैं। एक तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू द इलोंगेशन बाय टेंशन, और दूसरा ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट है इसके पास वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीपी की वजह से इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं। वेव के केस में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स में, वो बड़ा डिफरेंट होता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, लुक हियर केयरफुली, तो आपको अपने आप कुछ कुछ चीजें दिखेंगी। मान लीजिए रस्सी ऐसी थी और थोड़ी देर के बाद ये रस्सी ऐसी हो गई। अब एक चीज समझो बेटा, ध्यान से सुनना। तुम लोगों ने एसएचएम में ऐसा पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होती है, जहां पे काइनेटिक मिनिमम वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम, ऐसा पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? हाँ सर। पर चीजें कैसे बदल रही हैं पहले उसको समझो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सोच के बताओ। किसी भी टाइम पर अगर मैं यहां से एक एलिमेंट काटूं और यहां से एक एलिमेंट काटूं, तो इसकी टोटल एनर्जी और इसकी टोटल एनर्जी बराबर आएगी कि अलग अलग आएगी? बराबर आएगी। सेम आएगी। इसका मतलब फिर तुमने क्या समझा? कुछ नहीं समझा तुम। एक बात बताओ यार, अच्छा अगर तुम कह रहे हो इस डीएक्स एलिमेंट की, इस डीएक्स एलिमेंट की, इस डीएक्स एलिमेंट की, इस डीएक्स एलिमेंट की, सारे डीएक्स एलिमेंट की एनर्जी बराबर है, तो फिर वेव का कॉन्सेप्ट ही कहां है? फिर एनर्जी ट्रैवल कहां कर रही है? नहीं आई बात समझ में? दिमाग लगाओ बेटा, एनर्जी ऐसे करके ट्रैवल आ रही है। अभी मान लो मेरी एनर्जी यहाँ पर है, मेरी एनर्जी रस्सी के इस हिस्से के पास है, तो इस एलिमेंट की एनर्जी बाकी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी सर। फिर वो एनर्जी किधर बढ़ेगी? तो अब इनकी ज्यादा होगी। नहीं आई बात समझ में? अगर ऑलरेडी सबकी एनर्जी तुम बराबर ही कह दोगे तो फिर ट्रैवल क्या कर रहा है? कुछ नहीं। नहीं आई बात समझ में? That means this element and this element, are they going to have the same energy? No sir. They are going to have the different energy. बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes. एंड यहाँ जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है एसएचएम से थोड़ा उल्टा। इसको ध्यान से सुनना। जिस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, और जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने? समझ में आया कुछ? यस सर। अब ऐसा आपने कैसे बोला, थोड़ा सा हमको फील दिलाइए। पहले हम आपको फील दिलाते हैं, फिर इसके थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलेंगे। देखिए इधर देखिए, आप इस वाले डीएक्स को देखें, आप इस वाले डीएक्स को देखें और इस पे फोकस करें। सर एक्चुअली दिखता है थोड़ा सा ना, खिंचा भी सबसे कम है, वेलोसिटी भी कम है। खुद से देखो इसको, ये जितनी लेंथ है, अगर मैं इसे dx बोल रहा हूं तो क्या मैं इसको भी अप्रोक्सीमेटली dx बोल सकता हूं कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब इस एलिमेंट का बहुत ज्यादा खिंचाव हुआ है कि ऑलमोस्ट इसका एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है? नेग्लिजिबल है। सर इसका मतलब इसकी पोटेंशियल जी कितनी हो गई साहब? जीरो। ऑल्सो क्या ये एलिमेंट एम्पलीट्यूड पे है? हाँ सर। हाँ। तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? मिनिमम है जीरो। जीरो है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हुई साहब? जीरो। हाँ सर, जीरो। बेचारे की पोटेंशियल भी जीरो और काइनेटिक भी जीरो। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सर स्लोप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना पोटेंशियल। अरे इधर देखो बेटा, पोटेंशियल देखो ना यार, इसकी ओरिजिनल लेंथ dx थी, तो अभी ये जो लेंथ है इसको भी अप्रोक्सीमेटली dx मान सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो इलोंगेशन कितना हुआ? जीरो। तो अगर इलोंगेशन जीरो है इसका मतलब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। यस और नो? यस सर। यस सर। अब तुम इस वाले एलिमेंट को देखो, सर हम लोग स्लोप से भी बोल सकते हैं ना, जिसका स्लोप ज्यादा स्टीप है उधर पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि एक्स को सेम रखने के लिए ज्यादा खींचना पड़ेगा ज्यादा स्टीपर स्लोप में। हाँ बेटा वही दिखा रहे हैं तुम। देखो भैया इस वाले एलिमेंट को देखो,
ये एलिमेंट भी पहले dx लेंथ का था, लेकिन क्या अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसका इलोंगेशन मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा खिंच गया है? Yes, sir. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? ज्यादा. और क्या ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है? यस सर. Yes. मीन पे वेलोसिटी क्या होती है? Maximum. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? Maximum. इससे हमने आपको क्या फील कराया कि जहां पोटेंशियल एनर्जी, जिस पार्टिकल को पोटेंशियल एनर्जी कम मिलती है उसको काइनेटिक भी कम मिलती है। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं? Yes. Yes. और जिसको पोटेंशियल ज्यादा मिलती है उसको क्या काइनेटिक भी? और ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है, जिसका अभी मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा, वो ये है कि ये जो एनर्जी मिलती है ये मिलती भी बराबर बराबर है। इसका मतलब अगर मैं कोई पार्टिकल हूं तो मुझे जितनी पोटेंशियल मिलेगी, अभी तक हमने क्या बोला, जिसको पोटेंशियल ज्यादा मिलेगी उसको काइनेटिक भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यूज होती भी बराबर है। अगर मुझे पोटेंशियल ज्यादा मिल रही है तो काइनेटिक भी ज्यादा मिल रही है और ये वैल्यूज भी बराबर होंगी। अगर मुझे पोटेंशियल 50 जूल मिलेगी तो काइनेटिक भी 50 जूल ही मिलेगी। दैट मींस आप यहां से देख सकते हो, इसको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, काइनेटिक कितनी मिली, की पोटेंशियल कितनी है du max, और इसकी काइनेटिक कितनी है मैक्स। व्हाट आई एम सेइंग इज ये du max और d के मैक्स ये भी आपस में बराबर Equal है। हाँ। यस सर. ये du max और d के मैक्स ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. मतलब अगर इस, पहले तो इस सवाल को समझो, इस एलिमेंट की टोटल एनर्जी और इस एलिमेंट की टोटल एनर्जी क्या बराबर होगी? है? नहीं सर. नहीं होगा ना सर। इस एलिमेंट की टोटल एनर्जी और इस एलिमेंट की टोटल एनर्जी क्या बराबर होगी? नहीं सर. वो मिनिमम. अभी बताओ इस इंस्टेंट पर इस एलिमेंट की टोटल एनर्जी कितनी दिख रही है तुम्हें? मिनिमम. Zero. इस एलिमेंट की टोटल एनर्जी कुछ होगी कि नहीं होगी? हाँ. मैं ये कह रहा हूं, मान लो इस एलिमेंट की टोटल एनर्जी 100 जूल है। कितनी है? 100 जूल. तो वो आधी काइनेटिक में बटेगी, आधी पोटेंशियल में, यानी कि 50 पोटेंशियल होगा 50 काइनेटिक। समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. दैट मींस दिस du एंड दिस dk ये भी इक्वल होंगे। हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी आपको देंगे, बट अभी सिर्फ आपको एज अ रिजल्ट बता रहे हैं। सो फार सो गुड, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? No sir. सर आपने वो जो पहले वाले dx वाले पे आपने du को 0 कैसे लिखा है? लाइक du मिनिमम होगा वो समझा, du 0 क्यों लिखा? ऑर्थोडॉक्स एलोंगेशन 0 है ना? अच्छा हाँ ओके। मीन पे है ना, मतलब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है ना वो? यस। एनी प्रॉब्लम? सर हाँ बोलो। सर वेव के ट्रांसफर के टाइम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होता है तो? क्या सर वेव जब भी लाइक वेव ट्रांसफर होता है तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होता है? एक बेटा छोटे से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझो पहले इस बात को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरी रस्सी पे लगाओगे तो होगा ना, हाँ बट सर। पूरी रस्सी की टोटल एनर्जी सेम है। जैसे समझो ये इतनी बड़ी रस्सी है, हाँ इस पूरी रस्सी की टोटल एनर्जी सेम है। समझ आती है बात? यस सर। पर वो एनर्जी कभी यहाँ है, 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 कभी वही तो ट्रैवल कर रहा है। नहीं समझा? समझा सर, समझा। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट तो एनर्जी अलग अलग आएगी कि नहीं? हाँ सर समझा। चलो भाई आओ इसको प्रूव करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, इधर देखो ध्यान से। ऐसा है साहब, इसको प्रूव करने से पहले आप अपने एक चीज दिमाग में रखेंगे कि हम जो वेव्स कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग ओनली स्मॉल ऑसिलेशंस। स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब क्या है साहब? स्मॉल ऑसिलेशंस का अजम्पशन क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई वेव है लार्ज ऑसिलेशंस की। लार्ज ऑसिलेशंस मतलब ऐसे वेव चल रही है, ऐसे समथिंग लाइक दिस। बताइए इसका मैक्सिमम स्लोप कहां पर होगा? जो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम स्लोप होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर मुझसे कहे कोई कि ये स्लोप निकालो तो मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से। और ये जो टेंजेंट बनाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये tan थीटा ही मैक्सिमम स्लोप देगा। यस और नो? Yes sir. थीटा को स्मॉल मान सकता हूँ? नहीं नहीं मान सकता हूँ? नहीं नहीं मानते हो इस बात को कि नहीं? यस सर। अब तुम सोचो, अगर मैं छोटे ऑसिलेशंस की बात करूं, मतलब वेव ऐसी है,
कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मैक्सिमम स्लोप कहाँ होगा? मीन पोजीशन। लेकिन मीन पोजीशन पर भी जो टेंजेंट मैं बनाऊंगा उसके लिए भी मैं थीटा को क्या मान सकता हूँ? स्मॉल। यानी कि इस पूरी रस्सी पे जो मैक्सिमम स्लोप बन रहा है मैं उसे भी छोटा मान के चल रहा हूं। तो अगर यही स्लोप को मैं छोटा मान के चल रहा हूं तो इसके अलावा हर किसी पॉइंट का स्लोप तो और छोटा होगा कि नहीं होगा? यस और नो? Yes, sir. Keep this assumption in mind that we are talking only about small oscillations. Now see here. मान लीजिए मेरे पास एक रस्सी है जो कि शुरू में ऐसी दिख रही थी, जिस रस्सी पे मैं अपनी वेव क्रिएट करने जा रहा हूं, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये रस्सी ऐसी दिख रही है। और हम इसके एक छोटे से सेक्शन की बात कर लेते हैं। Let us say I am talking about this section. ये छोटा सा सेक्शन जो कि शुरू में कितनी लेंथ का था? अभी इलॉन्गेट होके कितने का हो चुका है? dl का हो चुका है। और इसके पास अपनी कुछ वेलोसिटी भी होगी, बोलो हाँ या ना? कितनी? VP. Now my first question, हमने इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना माना हुआ है? तो पता है ये जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया है dx लेंथ का, क्या आप बुरा मान जाएंगे? इसका मास मैं म्यू इंटू dx लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। कितना मास लिख सकता हूँ मैं? म्यू इंटू dx। तो बताओ भैया इस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? डी के this will be equal to half into dm into vp square. Agreed? Yes, sir. अरे बोलो agreed or not? यस सर। Agreed. Just look here what I am doing. half into dm की जगह मैंने लिखा mu dx। और vp कैसे निकाला जाए साहब? तो एक काम करते हैं, इस वेव की हम कुछ इक्वेशन मान लेते हैं। इस वेव की इक्वेशन में मान लेता हूं a sin ओमेगा t माइनस kx। तो जो मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए वो इसका टाइम डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा? क्या आएगा टाइम डेरिवेटिव? बोलो। A ओमेगा a ओमेगा आपका कॉस का जो CO है वो भी ओमेगा लगा। अरे यार इतना तो तुम भावनाओं को समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? हाँ सर। हाँ भैया बोलो, इतना एग्री कर रहे हो कि नहीं? और क्योंकि वीपी का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर चल जाएगा साहब? यहां से हमने लिखा डीके बाई डीएक्स, यानी कि बेसिकली ये वाला जो dx है इसे उठा के मैं उधर नीचे ले गया हूँ dk। कोई दिक्कत वाली बात? ये कितना आया साहब? म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx बाई 2। एनी प्रॉब्लम? Now can you tell me what is this dk by dx telling me? What is this dk by dx? change in potential energy with respect to the kinetic energy with respect to काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट बता रहा है। ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि किसी भी यूनिट लेंथ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या ऐसे बोल लो कि रस्सी के किसी भी dx लेंथ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है dk। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो एनी प्रॉब्लम? आप सुनो, ध्यान से सुनना। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आई क्यों है। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि टेंशन ने रस्सी को इलोंगेट करने के लिए वर्क किया है, और वो जो वर्क है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? तो du इज इक्वल टू वर्क डन बाय work done by tension in elongation. Is that clear to you or not? Yes. तो बताओ बेटा, ये जो छोटा सा एलिमेंट तुमने लिया dx, इसकी लेंथ बढ़ के कितनी हुई? Yes. तो इलोंगेट कितना हुआ ये? dl minus dx। इलोंगेट कितना हुआ? dx minus dl? dl minus dx।
तो क्या तुम्हें समझ में आता है जो वर्क होगा दैट विल बी टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डीएल माइनस डीएक्स, फोर्स इनटू इलॉन्गेशन। एंड यही क्या हो जाएगा बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। डी। कोई दिक्कत वाली बात? अब बेटा यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स लगाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें डीएल लिखना है साहब। इस फिगर को देखिए, क्या आप इस फिगर को देख के ये मानते हैं कि सर ये जो छोटी सी लेंथ है, ये छोटी सी लेंथ डीएक्स होगी और ये छोटी सी लेंथ क्या होगी साहब? अच्छा, तो डीएल cos थीटा इक्वल डीएक्स कर दें। डीवाई होगी कि नहीं होगी? बोलो यस और नो। Yes, sir. तो मैं यहाँ से डीएल क्या लिख सकता हूँ? dx square plus dy square अंडर रूट ऑफ डीएक्स स्क्वायर प्लस dy square. डीवाई स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? देखो बेटा इधर, यहां पर मैंने इसको लिखा t टाइम्स अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx। कोई दिक्कत? इस पूरे में से मैंने dx को कॉमन ले लिया। जब मैं dx को इस पूरे में से कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा रूट ओवर dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस। बोलिए यस और नो। अब जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखिए, ये जो dy बाई dx है, क्या ये रस्सी का स्लोप बता रहा है? Yes, sir. और हमने पहले ही मान लिया है कि स्मॉल ऑसिलेशंस में हम कहीं पर भी स्लोप देखें, स्लोप छोटा ही नंबर होगा। यस और नो? हाँ sir. Yes, sir. दैट मींस क्या ये dy बाई dx इज गोइंग टू बी अ स्मॉल नंबर? एंड इफ दिस इज अ स्मॉल नंबर, तो क्या मैं इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ? Yes, sir. आप सबने इतना पढ़ा हुआ होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर होता है? 1 plus n plus n plus n. प्लस nx के बराबर होता है अगर x 1 से छोटा होता है। यस और नो? Yes, sir. तो सेम अप्रोक्सीमेशन देख रहे हैं। ये जो ऐसे मान लो dy बाई dx का होल स्क्वायर, इस पूरी चीज को मैंने कुछ x बोल दिया। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. तो ये बेसिकली क्या हो गया? 1 प्लस एक्स की पावर n क्या है? यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है, तो n की 1 वैल्यू हाँ sir. तो अगर हाफ है तो आप इसे हाफ से मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे? 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. और फिर इस वाले 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा भैया? उड़ जाएगा. कैंसिल। कोई समस्या? No, sir. नहीं। ध्यान से देखो, मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है t इंटू डी एक्स इंटू हाफ ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान सुनना, dy बाई dx बेसिकली ये जो वेव इक्वेशन आप लेके चल रहे थे, इसको x के पार्शियल डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज थी तो मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, बट अब मुझे dy बाई dx स्लोप चाहिए, तो अब मैं इसे किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालूंगा? x के x के रिस्पेक्ट में। तो बताना dy बाई dx कितना आएगा यहाँ से? व्हाट विल यू गेट? a के cos Minus a के माइनस a के cos ओमेगा t माइनस kx। हाँ, तो ध्यान से देखते रहना बेटा, t dx हाफ, तुम कह रहे हो माइनस a के cos t माइनस kx और इस पूरे स्क्वायर। चल जाएगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा सर। बोलो एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। स्क्रीन बोर्ड थोड़ा नहीं दिख रहा है। बोर्ड थोड़ा नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। राइट की तरफ का पार्ट नहीं दिख अच्छा चलो भैया देखो फिर इधर, अगर बोर्ड थोड़ा नहीं दिख रहा है तो देखो इधर, यहाँ दिखा देते हैं। हमारा जो du आया था वो आया है t इंटू डी एक्स इंटू हाफ ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर। एग्री कर रहे हैं आप इससे? Yes, sir. और dy बाई dx कितना है? बोलो dy बाई dx की जगह क्या लिख सकते हो तुम? माइनस a के -a के cos ओमेगा t माइनस के। माइनस a के cos ओमेगा t माइनस के। ये कहाँ से आया? समझ में आता है ना भाई? यस उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या मिलेगा। t dx बाई 2 और इस dy बाई dx का स्क्वायर, तो माइनस से तो कोई फर्क ही नहीं है, स्क्वायर करके तो प्लस ही हो जाएगा। a स्क्वायर के स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस
kx, ये आपका du आ गया। बोलिए इतनी बात समझ में आई? Yes. अब साहब मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको देखिए और देख के बताइए। यहां से du by dx कितना आ रहा है? t² बेसिकली इस वाले dx को आप उठा के उधर नीचे ले जाइए, तो du by dx कितना आ रहा है? बोलिए। T square k square cos square omega t minus kx by 2. बोलो पक्की बात है कि नहीं? Yes. हाँ अपना दिमाग लगाओ और सोच के बताओ, व्हाट इज दिस du by dx टेलिंग मी? ये क्या बता रहा है? माइनस ऑफ फोर्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट बता रहा है मुझे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। बोलो यस और यस नो। सर। ये बता रहा है कि किसी भी यूनिट लेंथ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या मैं ऐसे बोल दूं कि किसी भी एलिमेंट dx लेंथ के एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी du कितनी है? यस और नो? यस सर। अब आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा था हमको? Change in Change in kinetic kinetic energy energy per with unit. position. ये बता रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट लेंथ। यस और नो? यस सर। और ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? पोटेंशियल Potential एनर्जी energy per unit. दोनों को देखो ध्यान से, दोनों को देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से और इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से। क्या दोनों एक ही चीज लिखी हुई है? हाँ सर। कहाँ से? नहीं सर, टेंशन तो टेंशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सेम ही आएगा। k और ओमेगा। भाई देखो ये लिखा है dk by dx और ये लिखा है du by dx। अभी देखने में एट फर्स्ट सेम लग रहा है क्या? नहीं। वो सर अलग है। कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए था, हमने किसी जमाने में आपको ऐसा पढ़ाया था कि वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के होती है। यस यस सर। सर। तो क्या यहाँ से हम k को ओमेगा बाई वी लिख सकते हैं? हाँ। तो अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ पर ये जो k स्क्वायर लिखा है, इस k स्क्वायर को मैंने हटा दिया और ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, किसी जमाने में ये भी पढ़ाया था कि जो वेव की वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू भी होती है। यस सर। क्या मैं यहाँ से टेंशन को म्यू टाइम्स वी स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेंशन को हटाता हूँ ऐसे करके और टेंशन की जगह क्या लिख देता हूँ? बोलो। म्यू वी स्क्वायर। और क्या इस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर काट दूं? अब क्या है साहब du by dx? k by dx म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2। अब कुछ लग रहा है कि अब भी नहीं लग रहा है? सेम है सर। Yes. ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं है? यस सर सेम। यानी कि हमने क्या प्रूव किया कि du by dx इज इक्वल टू डीके बाई डी। इससे मैथमेटिकली क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है साहब? at every point potential and कि किसी kinetic भी energies. dx लेंथ की, किसी भी dx लेंथ की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी भी dx एलिमेंट को, अब बताओ ट्रू और फॉल्स, किसी भी dx एलिमेंट के पास जो भी एनर्जी आएगी वो आधी काइनेटिक और आधी पोटेंशियल में बटेगी। ट्रू और फॉल्स? आधी डिवाइड, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। जिसकी काइनेटिक मैक्सिमम उसकी पोटेंशियल भी मैक्सिमम। जिसकी काइनेटिक मिनिमम उसकी पोटेंशियल भी। मिनिमम। इज दैट क्लियर टू यू? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। चलिए अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज और पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो dx एलिमेंट है जिसकी बातें हम कर रहे हैं, उस dx एलिमेंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कैसे निकालोगे? du by dx plus dk by dx। Kinetic plus potential. क्या तुम एग्री करते हो कि पर यूनिट लेंथ जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी du by dx plus dk by dx? Yes. Sir. तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ dk by dx। यानी कि ये कितना आ जाएगा? Mu a square omega square. ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस विल बी de by dx। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन में नीचे बाई 2 था, वो 2 यहाँ हट गया क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस de by dx ये बता रहा है किसी भी एलिमेंट dx की टोटल एनर्जी de। क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes sir. Yes. Sir. एनी प्रॉब्लम? तो बेटा पहले तो पूरी इज्जत के साथ यहाँ से छापना शुरू। ये लिख लिया था? नहीं सर. एक सेकंड वेबसाइट पे जाओ ना। लिखना शुरू करो बेटा। सर एक डाउट था पूछो बेटा। सर, लास्ट स्लाइड में डाउट था। हाँ सर एक सेकंड।
मतलब मेरा क्वेश्चन है कि मतलब हमने इधर d/dx लिखा है ना, और फिर मतलब हम dx दूसरी तरफ लेके जाए और इंटीग्रेट करें, मतलब उसका कोई सेंस बनता है क्या? हाँ बिल्कुल बनता है ना, वो सेंस ही तो, वही सेंस तो समझना है। एक बात बता बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछ लूं, सोच के बताना, अगर मैं तुमसे पूछ लूं रस्सी की टोटल एनर्जी कितनी है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेट कर देंगे सर। dx वहां ले जाएंगे और फिर इंटीग्रेट। ये जो डी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये तो dx एलिमेंट की है कि नहीं है? यस हाँ अगर मैं इस dx को उधर ले जाऊं तो मुझे डी मिल जाएगा, बोलो यस और नो? यस यस और फिर इंटीग्रेट What करो is तो that D? That D is the energy of all the particles, or that D is the energy of dx element? dx 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 एलिमेंट। अब मुझे सारे एलिमेंट की एनर्जी मिला के जोड़ दूंगा तो वही वेव की टोटल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? हाँ सर तो मतलब उसे लेके जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। समझ आई बात की नहीं आई? यस सर सर एक सेकंड थर्ड साइड पर जाओ ना प्लीज। लो बेटा। हाँ सर डन थैंक यू। सर एक मिनट। हाँ बोलो बेटा। नहीं सर एक मिनट कॉपी करनी। हाँ करो। सर नेक्स्ट टाइम। सर आप लास्ट टाइम होमवर्क भेजने वाले थे ग्रुप पे। डोंट वरी। सर एक बार पिछली स्लाइड बताना ना, बस 2 सेकंड। सर इसका पिछले वाले की बात कर रहे, पूरा बोला का बात कर सर वो स्मॉल वाला पार्ट पे जाओ।
नहीं सर नहीं सर नहीं सर सर नेक्स्ट स्लाइड मिनट प्लीज। सर एक मिनट एक सेकंड पीछे करिए ना प्लीज। यस सर, थैंक यू। क्लास चल रही है, बाद में बात करें। डन। एक सेकंड। सर एक मिनट सर हम्म, एक डाउट था। पूछो अ, बेटा। हमने जो डीयू लिखा था वो वर्क डन बाय टेंशन लिखा था, तो वहां पे तो दो टेंशन फोर्सेस लगेंगे ना एक पॉइंट पे, तो हमें ट्वाइस लिखना चाहिए ना। बेटा टोटल इलोंगेशन कितना है? डीएल। अच्छा ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको। ये दिख रहा है सेक्शन, हाँ इस पे इधर से एक टेंशन होगी, इधर से एक टेंशन होगी। हाँ, इस सेक्शन का टोटल इलोंगेशन कितना हुआ? टोटल डीएल हुआ। डीएल। इलोंगेशन, इलोंगेशन, अरे डीएल माइनस डीएक्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, डीएल माइनस तो डी। बेटा अगर डीएल माइनस डीएक्स हुआ और तुम कह रहे हो कि सर दो टेंशन हो लो, एक टेंशन इधर से लो, एक टेंशन इधर से लो, यही तो कह रहे हो? हाँ तो बेटा डीएल माइनस डीएक्स तो टोटल इलोंगेशन है। अब ऐसे बोलता हूँ कि लेफ्ट से कितना बड़ी होगी रस्सी? हाँ, डीएल माइनस डी। अरे बेवकूफ, ना। डीएल माइनस डीएक्स बाई 2 बढ़ेगी ना। हाँ ये रस्सी का एलिमेंट था डीएक्स लेंथ का, इस पे इधर से टेंशन लगी टी, इधर से टेंशन लगी टी। बोलो बात समझ में आती है? हाँ, ये डीएक्स एलिमेंट बढ़ के कितनी लेंथ का हो गया? डीएल। टोटल कितना बड़ा? डीएल माइनस डीएक्स। तो इस साइड से कितना बड़ा? हाउ मच इज दिस? डीएल माइनस डीएक्स बाई 2। डीएल माइनस डीएक्स बाई 2। और इधर से कितना बड़ा? डीएल माइनस डीएक्स। तो बेटा इधर से जो टेंशन लगी
इस टेंशन का वर्क T इंटू DL माइनस DX बाई 2, और इधर से जो टेंशन लगी इसका वर्क T इंटू DL माइनस DX बाई 2, तो टोटल T इंटू DL माइनस DX हो गया कि नहीं? हाँ वो दोनों तरफ की टेंशन काउंटेड है उसके अंदर, समझ आ रही है बात की नहीं? हाँ, यस सर, गॉट इट। कर लिया नोट? यस सर, ये लास्ट स्लाइड। डन सर। ये लिख लीजिए फटाफट से। डन सर। रिटर्न? यस सर। यस सर। चलिए बोलो, हो गया? डन बेटा? यस सर। चलो देखो इधर, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ अ वेव। देखिए बेसिकली आपकी जो वेव है, जो रस्सी पे वेव चल रही है, वो कर क्या रही है? वो एनर्जी तो ट्रैवल कर रही है, हाँ या ना? जो रस्सी पे वेव चल रही है उसमें एनर्जी तो ट्रैवल कर रही है, यस और नो? यस सर। तो बेटा कितनी एनर्जी ट्रैवल करेगी पर यूनिट टाइम? मतलब कितनी एनर्जी ट्रैवल कर जाएगी पर यूनिट टाइम, उसी को हम वेव की पावर बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। यानी कि किसी भी वेव की जो पावर होगी दैट विल बी डीई अपॉन dt, कि अगर छोटे से टाइम dt इंटरवल में डीई अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैवल कर रही है तो उसकी पावर विल बी डीई बाई dt। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? आप सबको पता है पावर इज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या होगी इसकी? वॉट्स। एवरीबॉडी नोज दिस। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। पावर के लिए मुझे डी बाई डी टी चाहिए, और अगर मैं देखूं तो मेरे पास डी बाई डी एक्स है, दिख रहा है? अरे डी बाई डी एक्स है, कैसे बाय dt मल्टीप्लाई सर dx by हाँ dx by dt मल्टीप्लाई। कैसे मैनिपुलेट करो इसे? dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से क्या कर dx दो? by dt डिवाइड कर दो। टेल मी व्हाट विल बी दिस dx by dt? वेलोसिटी ऑफ किसकी वेलोसिटी? पार्टिकल की कि वेव की? वेव की v इंटू इंटू व्हाट? बाय dx। d by dx। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या? v और d by dx की वैल्यू मैं डायरेक्टली यूज कर दूंगा, म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। दिस इज गोइंग टू बी द पावर ऑफ अ वेव एट एनी इंस्टेंट t। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखो पहले इतना जल्दी से।
डन सर। हो गया? यस सर। हाँ भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए सर, अब एक गणित का कॉन्सेप्ट हमें आपको सिखाना है, जो कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो और कुछ लोग नहीं जानते हो। जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यहाँ से सीखेंगे आप। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। पता है कैसे निकालते हैं? हाँ सर। जैसे मान लो इधर देखो, मान लो कोई एक फंक्शन है जो कि टाइम का फंक्शन है। लेट अस से ये ग्राफ है, दिस इज एफ टी वर्सेस टी। ये फंक्शन टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। मान लो ऐसे करके कुछ फंक्शन है ये, और यहाँ पर टाइम है 0 और यहाँ पर टाइम है कैपिटल टी। इसकी हर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है फंक्शन की। यस तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि 0 से लेकर कैपिटल टी तक इस इंटरवल के अंदर इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, क्योंकि हमेशा हर अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग है। यहाँ इस फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि 0 से कैपिटल टी तक व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। देखिए, फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करेंगे और जिस इंटरवल पे आप एवरेज निकाल रहे हैं, जैसे अगर आप 0 से t तक एवरेज निकाल रहे हैं तो 0 से t इंटीग्रेट करेंगे। मान लो 0 से 4 सेकंड तक एवरेज निकालना है तो 0 से 4 इंटीग्रेट करोगे, और जिस इंटरवल में इंटीग्रेट करोगे उसी इंटरवल से डिवाइड कर दोगे। समझ आई बात की नहीं आई? इससे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की निकाल लेते हैं एवरेज वैल्यू। तो अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये कहता है बेटा कि साइन की एवरेज वैल्यू, किसकी? और कॉस की एवरेज वैल्यू ये कितनी होती है? तो फॉर वन साइकिल, ये बच्चे ये तो रट लेते हैं कि 0 होती है, बट ये भूल जाते हैं कि फॉर वन साइकिल मतलब साइन का ग्राफ कैसा बनता है ना, पता है कि नहीं? सर। इस पूरी साइकिल में मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक अगर तुम निकालोगे इसका एवरेज वैल्यू तो 0 आएगा। समझ आ रही है बात की नहीं? यस सर। साइन का भी 0 आएगा और कॉस का भी कितना आएगा? 0। लेकिन अगर तुम साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का एवरेज निकालोगे फॉर वन साइकिल, ये हाफ आएगा। बेटा ये याद होना चाहिए आपको। इतना पहले फटाफट से लिखिए, फिर बताते हैं कि ऐसा हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ढूंढने का कोई मेथड है कि हमें खाली ये पता होना चाहिए? बेटा इसको निकाल सकते हो ना, ये इंटीग्रेशन में डाल दो। अच्छा हाँ ठीक है। ये इंटीग्रल नहीं सॉल्व कर सकते तुम? हाँ सर। क्या मैं ये निकाल के दिखा दूं आपको? बताइए। नहीं सर। अगर आप चाहते हैं तो इसमें से मैं कुछ भी एक निकाल के दिखा सकता हूँ, बोलो। सर नहीं जरूरत है। अगर चाहते हो तो बता दो, इसमें से कोई सा भी एक चुन लो, मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, बोलो। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकाल के दिखना है। चलिए, ये बच्चा कह रहा है कि सर निकाल के दिखा दीजिए, तो देखिए इधर देखो, अपने आप देखो इधर, ध्यान से सुनना, लेकिन एक बार में समझना। मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन ले लो तुम एफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो चलेगा भैया? यस सर। मैं कह रहा हूं एक टाइम पीरियड पे, मतलब 0 से लेकर कैपिटल टी तक इसकी एवरेज वैल्यू हाफ आनी चाहिए। यही तो बोला मैंने। यस सर। लेट अस सी हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर कैपिटल टी तक, और फिर कैपिटल टी से डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत वाली बात? सर अपॉन टी रहता है कि अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटरवल। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इधर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आई एम श्योर बहुत बार आपने सीखा होगा। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। इसको क्या लिख लेते हैं? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2।
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ऐसे करके लिख लेंगे आप, होल बाय 2 बाई 2। तो बाई 2 का मतलब नीचे ये 2t आ गया दहेज में कि नहीं, यस और ये इंटीग्रल जाएगा 0 से लेकर कहां तक, t तक। ध्यान से देखना बेटा, जब इस इंटीग्रेशन को तुम सॉल्व करोगे तो 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 2 ओमेगा t by 2 mm sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, दिस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2t। एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई हाँ कि ना? लिमिट रख रहा हूं मैं, आई एम जस्ट पुटिंग द लिमिट्स इनसाइड इट। पहले कैपिटल टी रखेंगे, कैपिटल टी रखेंगे तो मेरे पास आएगा t माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एंड दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2t। बोलो यस और नो? इसको ऐसे समझो, जब मैंने कैपिटल टी रखा तो कैपिटल टी रख के मेरे पास ये आएगा माइनस, जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यस यस और नो? अरे यार जब इसमें 0 पुट करोगे तो ये भी 0 और साइन 0 भी 0। एनी प्रॉब्लम? तो मेरे पास अल्टीमेटली वैल्यू क्या आई, दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय हाउ मच, टेल मी? 2t। पहले तो बताओ यहां तक कोई डाउट है कि नहीं, वरना आगे दिखाऊं? नो डाउट। पक्की बात? यस सर। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, sin 2 ओमेगा इसको जरा साइड से देखो इधर। अगर कोई मुझसे पूछे कि साइन 2 ओमेगा टी क्या होगा तो मैं कहूंगा कि ये होगा साइन 2 ओमेगा, और बचपन में मुझे पढ़ाया गया था टी कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय ओमेगा। यस, ओमेगा ओमेगा कट गया, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई बोले तो कितना, 0, यानी कि ये पूरी टर्म 0 है कि नहीं है? तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा t डिवाइडेड बाई 2t, t से t कट गया, कितनी आ गई एवरेज वैल्यू, 1/2। बोलो अब सारे करके दिखाऊं? साइन स्क्वायर की हाफ आती है, ऐसी कॉस स्क्वायर का कर लेना यार। कॉस स्क्वायर करोगे तो बस, अरे कॉमन सेंस लगाओ, अगर यहाँ कॉस स्क्वायर होता तो बस यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होता कि नहीं होता, बोलो? माइनस की जगह प्लस होता, यहाँ माइनस की जगह प्लस होता, यहाँ माइनस की जगह प्लस होता, लेकिन ये टर्म तो 0 ही बन रही है, तो माइनस प्लस से फर्क क्या पड़ता है, अल्टीमेटली 1/2 आ जाता कि नहीं आ जाता? कॉमन सेंस की बात है। लो नोट करो फटाफट जल्दी से। डन सर। हो गया? बढ़ो आगे। नहीं सर। डन सर। हाँ सर। ये लिखना है क्या आपको? नहीं सर। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने क्यों पढ़ा, ये हमने इसलिए पढ़ा, आप सबके पास नोट्स में है कि वेव की पावर कितनी आई थी। वेव की पावर आई है म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आगे बोलो, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। लेकिन आपसे पेपर में इस पे सवाल नहीं आएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा कि ये बताइए कि एक पूरी साइनोसॉइडल वेव में, यानी कि एक पूरे ऑसिलेशन की एवरेज पावर कितनी होगी। तो आप बिना दिमाग लगाए कॉमन सेंस बता सकते हैं कि ये जो कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी एक साइकिल पर एवरेज कितना होता है, 1/2। 1/2, यानी कि यू विल सिंपली राइट दिस विल बी हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर के ऊपर। समझ आ रही है बात की नहीं?
सर एक क्वेश्चन था सर, डायरेक्टली हम लोग ये नहीं कर सकते थे, फोर्स इज ड्यू बाय माइनस ड्यू बाय dx है ना, वहां से अगर इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो एवरेज पावर तो मिल ही जाएगा। हाँ ठीक है, बट वो एवरेज नहीं मिलेगा ना, ड्यू बाई डी एक्स एवरेज का है, ड्यू बाई डी एक्स भी तो बेटा एक्स का ही फंक्शन है, देखो नहीं, ध्यान बट से। देन एफ इनटू वी तो एवरेज पावर का ही फॉर्मूला था ना। एफ इंटू वी एवरेज पावर का कब से हो गया फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है एफ इंटू वी। अच्छा ठीक है सर। जल्दी से लिखो इतना। सर एक बार 12th स्लाइड आप दिखा सकते हो? सर 11th भी डन सर। सर अगर हम एक साइकिल का नहीं निकालते तो साइन 0 नहीं होता ना? नहीं, हाफ साइकिल का निकालोगे, जैसे साइन का हाफ साइकिल का निकाला माना तुमने, तो हाफ साइकिल का नॉन जीरो आएगा। सर पावर एवरेज वो लोग क्या इंटरवल के लिए बोल रहे हैं? पावर एवरेज बेटा ये बोल रहे हैं कि पूरी एक साइकिल में ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी ट्रैवल कर रही है पर यूनिट टाइम। सर एक साइकिल कैसे डिफाइंड होता है इसके लिए? क्या साइनोसॉइडल वेव ऐसे बनती है कि नहीं बनती है? हाँ सर। तो ये बन गई एक साइकिल। अच्छा ओके। डन, लिख लिया इतना आपने? यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट इंटेंसिटी लिखिए, मतलब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, सोच के बताओ मुझे, क्या तुम्हें आइडिया है व्हाट इज इंटेंसिटी? देखो समझो इधर, मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया? इसमें से कुछ पावर ट्रांसफर हो रही है। पावर ट्रांसफर का मतलब होता क्या है? पावर ट्रांसफर का मतलब कुछ एनर्जी ट्रैवल कर रही है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? कितनी पावर? पी वॉट। तो ये जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इसमें से कितना पावर ट्रांसफर कर रहा है? इंटेंसिटी होता है पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि P डिवाइडेड बाई A। इसको आप इंटेंसिटी बोलेंगे, यूनिट होगी इसकी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। सोच के बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया? बिकॉज ये जो पावर है ये होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एक एरिया और है नीचे दहेज में, तो कुल मिला के एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हो जाएगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? यस। बोलो यार, कोई दिक्कत? नो सर। ऑल गुड सर तो ये हम लोग यूरोप को भी नहीं मानते और मासलेस और इनएक्सटेंसिबल कुछ नहीं मानते, सब है? नहीं बेटा, ऑब्वियसली इलास्टिक है तभी तो, वरना स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेच नहीं होगा तो रस्सी पे वे नहीं बढ़ेगी आगे। पार्टिकल जब ऊपर ही नहीं जाएगा, उसको जब तुम डिस्प्लेस ही नहीं कर पाओगे, इनएक्सटेंसिबल ही होगा, तो वो एनर्जी आगे बढ़ेगी नहीं, सब डिसिपेट हो जाएगी हीट की फॉर्म में। समझ आ रही है बात? यस सर। बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक बल्ब है, कितने वॉट्स का बल्ब है बेटा? 5 वॉट। P वॉट्स का।
पी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10 वाट का बल्ब है, 5 वाट का बल्ब है, व्हाटएवर। अब मैं तुमसे पूछूं कि एक बार बताओ, यहां से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितना होगा, तो तुम क्या बताओगे? बेसिकली इस बल्ब से जो लाइट निकल रही है, लाइट भी तो वेव ही होती है, यस और नो? यस। तो यहाँ जो इंटेंसिटी रिसीव होगी दैट विल बी P अपॉन 4πr²। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यूज योर कॉमन सेंस। इस बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो सिर्फ इधर निकलेगी कि 363 डायमेंशन निकलेगी? 3 डायमेंशन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस बल्ब से निकलने वाली लाइट बेसिकली इस आर रेडियस का जो 3D में स्फीयर बनेगा, इस पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यस और नो? तो इसका जो पावर है ये पूरे 4πr² पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यूनिट एरिया पे कितनी पावर आ रही है? यूनिट एरिया को कितनी पावर मिल रही है? यूनिट एरिया को यही पावर मिल रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। पावर मिलती है यानी कि पावर पर यूनिट एरिया, उसी को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं आई आपको? यस सर। तो दैट इज हाउ, इससे आपको इंटेंसिटी का एक फील मिल जाएगा। अच्छा, जो इंटेंसिटी यहाँ रिसीव होगी वही इंटेंसिटी यहाँ रिसीव होगी, सही बात है? यस सर। यस सर। रिसीव होगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ऑलराइट। तो अब बताओ बेटा मुझे, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक रस्सी है, हम तो अपनी वेव की वेव जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम रस्सी पे वेव पढ़ रहे हैं, हम तो उसकी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये रस्सी है, ये रस्सी का मैंने जूम्ड आउट व्यू बनाया, तो एक्चुअल में तो रस्सी ऐसी दिखती है, बोलो यस और नो? यस सर। और हम क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हम एस मान सकते हैं, इसकी डेंसिटी हम रो मान लेते हैं और इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू मान लेते हैं। और इस म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो? रो इंटू एस। इस रस्सी के थ्रू एनर्जी ऐसे करके आगे ट्रैवल कर रहा है, दैट मींस ऑन एन एवरेज कितनी पावर ट्रैवल कर रही है, जल्दी बताइए। रो और म्यू क्या था वापस? बेटा रो डेंसिटी थी और म्यू मास पर यूनिट लेंथ था। पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम्हें भी तो ये नहीं समझ में आ पाया सीता किसका बाप है? सर क्या? सीता किसी का बाप नहीं था। क्या बोले? पूरी रामायण खत्म होने आ रही है, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता है सीता किसका बाप है? सर किसका बाप? है पूछ रहा म्यू क्या है, शर्म नहीं आ रही है? हाँ भाई, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो इस रस्सी के थ्रू जो एनर्जी ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऑन एन एवरेज कितना पावर ट्रैवल कर रहा है? व्हाट इज द पावर ट्रैवलिंग? v म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दैट इज पी एवरेज। तो अगर मैं पूछूं बेटा व्हाट इज एवरेज इंटेंसिटी, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एवरेज इंटेंसिटी? यस सर। पावर इनटू डेंसिटी रो अपॉन म्यू। एवरेज पावर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज एस। यस। अभी आपने एवरेज पावर का फॉर्मूला निकाला है, कितना आया था? हाफ अपॉन एस। बोलो चल जाएगा? यस सर। अब इस फॉर्मूले में इस वाले म्यू की जगह क्या मैं रो इंटू एस लिख सकता हूं? तो म्यू की जगह मैंने रो इंटू एस लिख दिया, एस से एस कट कर दिया, मेरे पास आ गया हाफ वी रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गई आपकी ट्रैवलिंग वेव की एवरेज इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एवरेज पावर अगर आप ध्यान से देखो तो एवरेज पावर और एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक ही जैसा होता है, बस एवरेज पावर में म्यू आता है, एवरेज इंटेंसिटी में म्यू की जगह रो हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। नोट करो। सर पीछे करिए ना प्लीज, दो साइड और पीछे सर। और एक सर एक और स्लाइड पीछे करिए ना सर 13 स्लाइड। 14 हाँ बस ये
सर नेक्स्ट स्लाइड। सर नहीं हुआ था। हाँ, 2 मिनट। सर 13th slide. सर 15th स्लाइड। The next slide, please. No sir, 2 minutes. Done, sir. Done. Yes sir. बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? No sir. ठीक है बेटा। क्या लिखा हुआ है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस हो गया। अंडरस्टैंड क्या करने वाले हैं हम?
इंटरफेरेंस का मतलब क्या है पहले तो आपको ये समझिए। इंटरफेरेंस वर्ड आया है इंटरफेयर से। इंटरफेयर का मतलब होता है टांग अड़ाना, किसी के भी काम में इंटरफेयर करना। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। एक बच्चे ने मुझको मैसेज किया है, सर आज जल्दी छोड़ दो ना, इंडिया की बैटिंग है और गणपति विसर्जन भी है। ऐसा कुछ है क्या? वो सर इंटरफेयर कर रहा है सर। है बेटा? सर इंटरफियर। एक बच्चे का मैसेज आया, सर इंडिया की बैटिंग है और गणपति विसर्जन भी है। गणपति विसर्जन है क्या आज? हाँ सर आज 5 दिन का है। सर 5 days का है 5 days वाला जो गणपति था उसका विसर्जन। देख रहे हो तुम? हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस, और ये बच्चा भी क्या कर रहा है? इंटरफेरेंस ही तो कर रहा है, मेरे काम में इंटरफेयर ही तो कर रहा है ये, है कि नहीं? यस सर। क्या बोलते हो, कितना टाइम बचा है? अच्छा ये बताओ। सर और 10 मिनट पढ़ा लो। वैसे भी 15 मिनट 10 मिनट ही बाकी है। 7 क्या टाइम क्या हो रहा है? तो 10 ही मिनट 7:36 37 हुआ है। 10 मिनट बाकी पढ़ा दो। चलेगा पढ़ा दो ये टाइम पास। सर पढ़ा दो 10 मिनट की बात है ना, पढ़ लो थोड़ी देर, क्या दिक्कत है यार? हाँ सर। है ना? चलो देखो इधर, यहां पर लिखा हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरफेरेंस मीन। इंटरफेरेंस का मतलब होता है टांग अड़ाना। मतलब अभी तक आप रस्सी पर एक वेव क्रिएट कर रहे थे, वो प्यार मोहब्बत के साथ चल रही थी। बोलिए हाँ या ना? यस अब तुम समझो कि मेरे पास ऐसे मानो कि ये मेरे दोनों हाथों के बीच में एक रस्सी है, टाइट रस्सी। पहले मैं यहां से ऐसे करके वेव क्रिएट कर रहा था, ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था धीरे धीरे, छोटे एम्पलीट्यूड का। तो वो ऐसे करके वेव ट्रैवल कर रही थी इस तरफ। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अब मैंने क्या किया, एक वेव इधर से ऐसे करके क्रिएट करी और इधर से भी हिलाना शुरू कर दिया इसको ऐसे करके। मतलब मैं दोनों तरफ से हिला रहा हूं, और जरूरी नहीं है सेम एम्पलीट्यूड से हिलाऊं। हो सकता है इधर मैं छोटे एम्पलीट्यूड से हिला रहा हूं, इधर मैं बड़े एम्पलीट्यूड से हिला रहा हूं। यानी कि मैंने दोनों तरफ से डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। तो एक डिस्टरबेंस इधर से इधर ट्रैवल करेगा, एक डिस्टरबेंस इधर से इधर ट्रैवल करेगा। यस और नो? यस सर। तो एनर्जी इधर से आएगी और इधर से आएगी, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी एक दूसरे से मिल जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी एक दूसरे के ऊपर। बोलिए बात समझ में आती है? यस सर। उस दौरान एक कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट होगा इन दोनों एनर्जीज का। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा होगा कि यहां से एक वेव आएगी, यहां से एक वेव आएगी, और ये दोनों जब मिलेंगे तो ये दोनों मिलके एक नई वेव फॉर्म करेंगे, जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेव। क्या ये बात समझ पाते हैं आप? सर वेव हमेशा फॉर्म होगी क्या? हाँ बेटा हमेशा होगी। अब क्यों कहते होगी, मैथ से प्रूफ देंगे आपको उस चीज का। बोले इतनी बात समझ में आती है? लेकिन साथ के साथ आपको यह भी समझना है कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों एनर्जी ऐसे मिल गई और हमेशा के लिए ऐसी हो गई। ये सिर्फ इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहां से ऐसे करके एनर्जी आ रही है, यहां से ऐसे करके एनर्जी आ रही है। एक जगह दोनों एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मिल जाएंगे, पर मिलने के बाद जो एनर्जी जिस डायरेक्शन में जिस स्पीड से जा रही थी वो उधर ही चली जाएगी। यानी कि ये वाली जिधर जा रही थी इधर चली जाएगी सेपरेट होके, ये इधर चली जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और यही एक बड़ा डिफरेंस है वेव और पार्टिकल के बीच में। जिस दिन हमने लेक्चर 1 शुरू किया था वेव का, उस दिन मैंने आपको समझाया था कि वेव और पार्टिकल के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि पार्टिकल में एनर्जी चलती है, मास भी चलता है। वेव में सिर्फ एनर्जी चलती है पर मास नहीं चलता। बोलो बात समझ में आती है? ये है वेव और पार्टिकल का दूसरा डिफरेंस जो आज आप सीखने जा रहे हैं। कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक कार है जो v1 वेलोसिटी से आ रही है और एक ट्रक है जो v2 वेलोसिटी से आ रहा है, और अगर ये दोनों ऐसे आपस में भिड़े, इनका कोलिजन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। बोलिए हाँ या ना? यस सर। परंतु वेव के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मान लो एक रस्सी पे एक वेव ऐसे चलती हुई आ रही है, कितनी स्पीड से? v1 से, और एक डिस्टरबेंस इधर से चलता हुआ आ रहा है, कितनी स्पीड से? v2। तो इमेजिन करो, यहां से जो डिस्टरबेंस आया, एनर्जी आई, और यहां से जो डिस्टरबेंस आया, ये कहीं ना कहीं यहाँ के ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? ओवरलैप करके ये एक दो अलग अलग डिस्टरबेंसेस लगेंगे कि एक कंबाइंड डिस्टरबेंस लगेगा?
कंबाइंड यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा सा डिस्टरबेंस सा क्रिएट हो जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। यहाँ पे दोनों एनर्जीज एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये वेव और ये वेव, ये दोनों वेव यहाँ पे मिली और इन्होंने मिलके एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म कर दी? बोलो यस और नो? यस सर। तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा? व्हाट विल आई कॉल दिस? यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है, या आप बोल सकते हो कि इनका क्या हो रहा है बेटा? पर तुम सोच के बताओ ना, फिजिकली फील लो। अगर मैं एक रस्सी लूं, एक रस्सी पे ऐसे करके एक डिस्टरबेंस भेजूं और ऐसे करके डिस्टरबेंस भेजूं, तो ये हमेशा के लिए ऐसी हो जाएगी क्या? इस इंस्टेंट पे थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा? वेलोसिटी ज्यादा उसके डायरेक्शन में। थोड़ी सी देर के बाद क्या होगा? जो डिस्टरबेंस जिधर जा रहा था, जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला डिस्टरबेंस राइट में जा रहा था V1 से, ये अपना राइट में चला जाएगा चुपचाप V1 से। ये वाला डिस्टरबेंस लेफ्ट में जा रहा था V2 से, ये लेफ्ट में चला जाएगा V2 से। यानी कि इनकी वेलोसिटीज पर इस ओवरलैपिंग का कोई असर नहीं होगा। जबकि अगर ये पार्टिकल होते, एक कार और ट्रक आके आपस में भिड़े होते, तो इनकी वेलोसिटीज बदल जाती ड्यू टू दैट कोलिजन। इज दैट क्लियर और नॉट? हमें ना ये स्टडी करना है ना ये स्टडी करना है। हमें क्या स्टडी करना है? जिस दौरान इनका मिलन हो रहा है, जिस दौरान ये आपस में एक दूसरे को हेलो बोल रही हैं, उस दौरान क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं साहब? इंटरफेरेंस। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब आप सोच के बताइए, थोड़ा सा इमेजिन करिए और सोचिए। रस्सी कहाँ से लाएं? एक काम करते हैं, अरे तुम इमेजिन कर सकते हो ना, ऐसा मानो मेरे हाथ में क्या था? रस्सी। इस रस्सी पर ये हवा में एक इमेजिनरी पार्टिकल इमेजिन करो कि यहाँ एक पार्टिकल है, ठीक है भैया? कोई दिक्कत? मैंने इधर से हिलाया, पहले सिर्फ मैंने इधर से हिलाया। लेट अस से जब मैंने इधर से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो ये डिस्टरबेंस इस वाले पार्टिकल को 3 मिलीमीटर ऊपर ले जा रहा है। कितना ऊपर ले जा रहा है? 3 मिलीमीटर। या आप ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए ये रस्सी है आपके पास, आपने लेफ्ट से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और लेफ्ट से जब आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यानी कि ऐसे करके एक वेव क्रिएट करी जो कि इधर जा रही थी, तो ये एक जनरल पार्टिकल है x। जैसे ये वेव कितना ऊपर ले जा सकती है? बोलो 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर की जगह y1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब मैंने इसी रस्सी पे इधर से एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया उल्टा, लेट अस से ऐसे। बोलो बात समझ आती है कि नहीं? I created a disturbance like this, और मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टरबेंस इस सेम पार्टिकल को कितना ऊपर ले जा सकता है? y2। मतलब अगर इस पे सिर्फ ये वाली वेव चल रही होती तो ये पार्टिकल कितना ऊपर जाता? बोलो y1। अगर सिर्फ ये वाली वेव चल रही होती राइट वाली, तो ये राइट वाली पार्टिकल कितना ऊपर लेके जाती? अब तुम सोचो, अगर ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये पार्टिकल कुल मिला के कितना ऊपर जाएगा? y1 plus y2। यस और नो? अगर ये एनर्जी 3 मिलीमीटर ऊपर ले जा सकती है, ये एनर्जी इसको 4 मिलीमीटर ऊपर ले जा सकती है, तो जब ये दोनों एनर्जीज ओवरलैप करेंगी, तो ये टोटल इसको कितना ऊपर ले जाएंगी? 7 मिलीमीटर। तो एवरेज क्यों नहीं होगा? ध्यान सुन लो, पहले मेरी बात सुन। जब आप y1 plus y2 बोल रहे हो, क्या आपको ये बात समझ में आती है साथ में कि y1 plus y2 इज द वेक्टर सम? अंडरस्टैंड? ये वाली वेव इसको 3 मिलीमीटर ऊपर ले जा सकती है, लेकिन इधर से जो डिस्टरबेंस आ रहा है वो इसे 4 मिलीमीटर नीचे लेके जा रहा है, तो क्या तब भी 7 मिलीमीटर आएगा क्या? नो सर। नहीं सर। अब ये नेट कितना मूव करेगा? बोलो 1 मिलीमीटर नीचे। यानी कि आप जो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं y, दैट इज वेक्टर सम ऑफ y1 plus y2। इज दैट क्लियर? ये चीज आपने SHM में भी पढ़ी होगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। रिमेंबर दिस और? यस सर। इन फेज आउट ऑफ फेज। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोजिशन। क्या कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन?
कि मान लो जो पहली वेव है उसकी वजह से किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? टेल मी। y1। जो दूसरी वेव है उसकी वजह से किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? y2। तो जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? y1 प्लस। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ये क्या है बेटा इनका? वेक्टर सम आपको लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई भी समस्या? इसी फिनोमिनन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है भैया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके आगे का जो मैथ्स का पार्ट है ये y जो हम निकालेंगे, और मैंने अभी आपको एक छोटी सी चीज बताई है, इसको अपने दिमाग में सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। कि जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो मिलके क्या क्रिएट करती है? एक नई वेव क्रिएट करती है। मानते हो इस बात को? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो y1 है, इस y1 की कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होगी ना, a1 sin ओमेगा t माइनस के x, यस और नो? वो फर्स्ट वेव को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो y2 है ये इसकी भी कुछ इक्वेशन होगी, a2 sin ओमेगा t माइनस के x, यस और नो? वो सेकंड वेव को रिप्रेजेंट करेगी। तो क्या आप में से कितने लोगों को समझ में आता है कि सर जब मैं y1 प्लस y2 करूंगा तो ये जो y निकल के आना चाहिए ये भी वेव इक्वेशन की फॉर्म का आना चाहिए निकल के? हाँ। अगर मान लो मैं y1 सोचो, मैं y1 वेव इक्वेशन ले लेता हूं। मान लो मैंने y1 ले लिया a1 sin ओमेगा t माइनस के x, मैंने y2 ले लिया a2 sin ओमेगा t माइनस के x, एम्पलीट्यूड अलग अलग ले लिए। तो ये जो y है ये भी कुछ a sin ओमेगा t माइनस के x की फॉर्म का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर ये भी उस फॉर्म का आ गया तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि ये y भी वेव इक्वेशन है, यस और नो? तभी मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि y1 और y2 ये दो वेव मिला के क्या क्रिएट कर रहे हैं? नई वेव क्रिएट कर रहे हैं। मान लो तुमने y1 ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ली, y2 ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ली, लेकिन ये जो y निकल के आया वो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दो वेव मिलके एक वेव बन गई? तो इसका प्रूफ हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे कि we'll take y1 as one wave, we'll take y2 as one wave, और ये y1 plus y2 इसका वेक्टर सम करेंगे और इवेंचुअली जो y निकल के आएगा वो एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन के बराबर ही आएगा, सेटिस्फाई करेगा उसको। वहीं से हम इसको कंक्लूड करेंगे। इसका डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको बेसिक फील दिया है कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। इतना क्लियर है आपको? सर अगर वो वेव बनता है तो फिर वो वेव टूट के जाता है बाद में, वो वेव जैसे बेटा एनर्जी आगे चल रही होती है, एनर्जी के पास मोमेंटम होता है। सर तो फिर वेव इक्वेशन क्यों आ रहा है? अरे उस इंस्टेंट पे यार, उस इंस्टेंट पे जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, व्हाटएवर दिस डिस्टरबेंस, ये जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा इसकी कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? सर तो वो इंस्टेंट के लिए वेव इक्वेशन आता है। हाँ जी, वो इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। नहीं आई बात समझ में? ठीक है सर, समझ। कॉमन सेंस लगा। यहां से लेकर यहां तक भी तो रस्सी के कुछ पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? तो उन सारे एक्स में कौन सी इक्वेशन, कॉमन सेंस लगाइए, जो पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक होंगे उनके लिए कौन सी वेव इक्वेशन वैलिड होगी? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली की रिजल्टेंट वाली? रिजल्टेंट। उन सबका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन गवर्न करेगी कि नहीं? बोलो यस और नो? दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इक्वेशन। सर आपने वो 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर का एग्जांपल दिया था, तो सर उसमें 1 मिलीमीटर आया, पर सर y1 और y2 तो दोनों अपवर्ड से डिस्प्लेस नहीं बेटा, अपवर्ड थोड़ी, एक उसे ऊपर ले जा रहा है 3 मिलीमीटर, एक 4 मिलीमीटर नीचे ले जा रहा है, तब 1 मिलीमीटर है। हाँ तो सर डायग्राम में जो आपने बनाया सर, तो उसमें बेटा मैंने ऐसा बनाया है कि y1 y2, तभी तो उसमें मैंने बोला अलग से कि एक ऊपर ले जा रहा है एक नीचे ले जा रहा है। हाँ ओके सर। बेटा जरूरी नहीं ना, ऐसे देखो, अच्छा इधर देखो, इधर देखो ना। मान लो एक वेव ऐसी है, समझ पा रहे हो? हाँ। और दूसरी वेव मान लो कुछ ऐसी है, बोलो कोई दिक्कत? नहीं। तो आप खुद से देख लो बेटा, इसमें कोई भी एक जनरल पार्टिकल उठा लो जो तुम्हें दिख जाएगा। देखो इस वाले पार्टिकल को देख लो, इस वाली पोजीशन x को,
देख पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ये ऊपर वाली वेव इस x को नीचे ला रही है कि नहीं ला रही है? हाँ। लेट अस से कितना नीचे ला रही है? y1 जबकि ये नीचे वाली वेव इसको किधर लेके जा रही है? ऊपर by y2। तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? y2 minus y1। y2 माइनस y1 का मॉड बेसिकली, मतलब वेक्टर सम आएगा बेसिकली। समझ आ गई बात कि नहीं आई? यस। और सर दो वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। y1 y2 बराबर हो जाएगा और सेम फेज में होंगे, जीरो हो जाएगा। अभी आगे पढ़ाएंगे ये सारी चीजें। अभी तो सिर्फ रिजल्ट ऑफ वेव नहीं आएगा? उस रिजल्टेंट में वेव दोनों एनर्जीज कैंसिल आउट कर जाएंगी। सर आप होमवर्क भेज देना सर। हाँ, मैं होमवर्क के बारे में आपसे बात कर रहा था। अभी मैं आपसे थोड़ी देर में आपके ग्रुप पे एक फोटो भेजूंगा। उस फोटो में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 और विंडो टू IIT JEE में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करने हैं, उनको आप अटेम्प्ट करेंगे आराम से बाय द नेक्स्ट वीक। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए आई विल सेंड इट अलग से, उन्हें टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स अटेम्प्ट करने हैं। प्लीज उन क्वेश्चंस को बाय नेक्स्ट वीक अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बात समझ में आती है आपको? तो फिर डिस्कशन कब होगा? बेटा डिस्कशन क्लास आई हैव टू से, जब या तो रेगुलर क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज उसके लिए अलग से एक डिस्कशन क्लास लगाएंगे। समझ आ रही है बात? ओके ठीक है। ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड और सेम वेलोसिटी होगा तो लाइक सेम फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेलोसिटी और डबल एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट होगा ना उसका? क्या 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 कह रहा है? दो वेव्स का सुपरपोजिशन किया, सेम एम्पलीट्यूड और सेम वेलोसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी और तो फेज डिफरेंस काउंट किया तुमने? नहीं, पर लाइक जीरो। हाँ तब 2a होगा, तब डबल और सेम बट ऑपोजिट वेलोसिटी होगा तो क्या होगा? तो जीरो। तो जीरो ऑपोजिट वेलोसिटी नहीं, ऑपोजिट वेलोसिटी ऑपोजिट फेज। हाँ ऑपोजिट वेलोसिटी सेम फेज, तो ऑपोजिट वेलोसिटी सेम फेज में भी 2a हो जाएगा बेटा, क्या दिक्कत है? ओके। अरे एक बात बताना यार, ऐसे समझ, ये और ये मिलेंगे तो ये और ये मिलके ऐसा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यस सर। बट थिंक योरसेल्फ, अगर ये ऐसे डिस्टरबेंस आए और ये ऐसे डिस्टरबेंस आए, इन दोनों को मिलाओगे तो बड़ा होगा कि घट जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अगर ये दोनों बराबर में और एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। फिर भी वो अलग से सेपरेट होंगे क्या आफ्टर सम टाइम? और विल दे जस्ट बी? बिल्कुल सेपरेट होंगे। मतलब एक रस्सी लो, रस्सी पे एक डिस्टरबेंस ऐसा क्रिएट करो, एक डिस्टरबेंस ऐसा क्रिएट करो, ये दोनों डिस्टरबेंस ऐसे चलते हुए आएंगे, एक ऊपर से एक नीचे से। बीच में एक छोटा सा इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पर तुम्हें रस्सी बिल्कुल फ्लैट दिखेगी, यानी कि वहां पर दोनों एनर्जीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, बट उसके बाद फिर ये सेपरेट होके ऐसे निकल जाएंगे। समझ आई बात की नहीं? इसका रीजन क्या है सर? इस पे मोमेंटम ऐसा कुछ है क्या? बेटा वही समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी इंटरफेरेंस शुरू किया है। समझ आ रही है बात? सर जो वेव ट्रैवल कर रही है v1 वेलोसिटी से, उसका एम्पलीट्यूड ओवरलैपिंग के बाद भी सेम रहेगा? ओवरलैपिंग, हाँ सब कुछ सेम रहेगा, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर जब ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग मतलब ऐसा बहुत सारी वेव से पॉसिबिलिटी है ना, मतलब तो सेम ही मतलब एम्पलीट्यूड से क्यों निकलता है? क्या मतलब, क्या कह रहे हो? मतलब सेम एम्पलीट्यूड से क्यों निकलता है वेव? मैंने कब कहा सेम एम्पलीट्यूड से निकलता है? मतलब जो पहला एम्पलीट्यूड था v1 स्पीड से, जब ओवरलैपिंग हुआ उसके बाद सेम एम्पलीट्यूड से निकलेगा वेव। हाँ तो बेटा वो एनर्जी है ना, सिर्फ वहां मास इन्वॉल्व नहीं है, मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ ट्रैवल करता है। ट्रांसफर करने के लिए, कोलिजन करने के लिए, जब कार और ट्रक में कोलिजन होता है तो वहां मास कंसीडर करते हो, तभी तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर पाते हैं। यस सर। समझ आ रही है बात की नहीं? हाँ सर। वो एनर्जी दे नहीं सकता। ओके सर। ऑलराइट, जो भी हमने आज पढ़ा क्या क्लियर है आपको? ऑलराइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। रेस्ट विल टॉक इन द नेक्स्ट सेशन। आपने सब कुछ नोट कर लिया है? कोई स्लाइड बच गई है? सर लास्ट वाली स्लाइड क्यूआर कोड दिख दे सर 71 कोड कर देना प्लीज। ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फ्रेश ही स्टार्ट करेंगे। आई विल टेल दिस टू यू अगेन, क्योंकि मुझे पता है हफ्ते भर में आधे बच्चों का सब कुछ डब्बा गोल हो चुका होगा। इससे पीछे तक का, यहाँ तक का नोट कर लिया है कि नहीं? यस सर। यस सर इस स्लाइड में एक डाउट है। हाँ पूछो बेटा।
सर यहाँ पे वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी और डेंसिटी दोनों साथ में आ रहे, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते क्या? मतलब आपने बोला था कि जो पतली होगी वेव वो ज्यादा वेलोसिटी देगी। हाँ बेटा, जो पतली तो साथ में आ नहीं सकते क्या? दो चीजें अगर साथ में आ रही हैं, साथ में का मतलब एक ही साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब थोड़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। हाँ सर। क्यूआर कोड बेटा इसका जनरेट नहीं हो रहा है, आज किसी भी लेक्चर में क्यूआर कोड जनरेट नहीं हुआ है, तो आई विल हैव टू सेव इट एंड देन शेयर इट टू यू। ओके सर। ओके सर। ओके सर, पास 17 स्लाइड दिखा दो। 18 सॉरी 18 स्लाइड ये देखो बेटा। हालांकि इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, वी विल डिस्कस दिस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी। सर आप एक बार वो स्लाइड दिखा सकते हो जहाँ आपने वो पावर का एक्सप्रेशन डिराइव किया था? हाँ, पावर का एक्सप्रेशन कहाँ डिराइव किया था? ये वाला? यस थैंक यू। सर तो आप पीडीएफ भेजोगे ना बाद में? यस। ओके ओके, थैंक यू। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। हाँ बोलो। बाय सर, थैंक यू। बाय।